प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा उदारीकरण और उसकी आवश्यकता। सर्वप्रथम पहले हमें पता होना चाहिए उदारीकरण क्या है, तो मैं पहले उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट करूंगा। भारत ने आज़ादी के समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अपनाने के कारण भारत में कुछ उद्योग धंधों पर निजी नियंत्रण था, तो कुछ उद्योग धंधों पर सार्वजनिक नियंत्रण था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग 1970 तक केवल 5 उद्योग थे, लेकिन 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अत्यधिक मात्रा में सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की गई, या सार्वजनिक उद्योग निजी उद्योगों को सार्वजनिक उद्योगों में शामिल किया गया। और 1972 में सार्वजनिक उद्योगों की संख्या 246 हो गई। जो 1970 में 5 थे वो बढ़कर 1972 में कितनी हो गई? 246। इससे सार्वजनिक उद्योगों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई। लेकिन ज़्यादातर सार्वजनिक उद्योग घाटे में चल रहे थे, इसलिए सरकार को बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा था और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो लगातार नीचे जा रही थी। इसलिए हमें उदारीकरण को अपनाना पड़ा। और 1990 के दौर में भारत ने उदारीकरण या वैश्वीकरण को अपनाया। इससे पहले 1984 में भी प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उदारीकरण को अपनाने की पहल की थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे 1990 में अपनाया गया। अब मैं उदारीकरण के अर्थ को स्पष्ट करूंगा। उदारीकरण से हमारा अभिप्राय है छूट, आर्थिक और व्यापारिक मामलों में छूट। व्यापार में नियमों को ढीला करना या मुक्त व्यापार। उदारीकरण में 3 चीज़ों को श्रम, पूंजी और तकनीक, इनका स्वतंत्र प्रवाह होता है। और जो सार्वजनिक उद्योग हैं उन पर सार्वजनिक उद्योगों को निजी उद्योगों में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योगों को निजी लोगों को बेच दिया जाता है और निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। और जो व्यापारिक नियम है या व्यापार उद्योग स्थापित करने के लिए जो नियम है उनको ढीला किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में 1990 में उदारीकरण को अपनाया गया। अब हम बात करेंगे कि उदारीकरण की आवश्यकता क्या है। सबसे पहला जो है हमारा उदारीकरण की आवश्यकता का पॉइंट है वो है सार्वजनिक उद्योगों में घाटा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1970 तक केवल सार्वजनिक उद्योगों की संख्या 5 थी और 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अनेक उद्योगों को सार्वजनिक उद्योगों में शामिल किया गया और इनकी संख्या बढ़कर 246 हो गई। और ये सभी उद्योग घाटे में चल रहे थे, इसलिए सरकार को बड़ी मात्रा में घाटा उठाना पड़ रहा था। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार
नीचे जा रही थी, इसलिए हमें उदारीकरण को अपनाना पड़ा। दूसरा जो हमारा इसका पॉइंट है, महंगाई की ऊंची दर। 1990 के दशक में महंगाई बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और महंगाई के कारण जो सार्वजनिक उद्योग थे वो घाटे का शिकार हो गए या वो लगातार उनके उत्पादन में कमी की जा रही थी। तो इसलिए उन उद्योगों को या तो सरकार को बंद करना पड़ता, तो सरकार ने उन उद्योगों को निजी लोगों को बेचने का कार्य करने का निर्णय लिया और उदारीकरण को अपनाया। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है विकास योजनाओं पर खर्च। सरकार को विकास की योजनाएं जैसे बिजली, पानी, सिंचाई आदि पर काफ़ी मात्रा में खर्चा करना पड़ता है। ये ऐसी विषय है जहां सरकार को कम उत्पादन मूल्य से भी लोगों को वस्तुएं उपलब्ध करानी पड़ती है। जैसे सरकार अपने देश के नागरिकों को रसोई गैस कम उत्पाद कीमत से भी कम मूल्य पर उपलब्ध करा रही है और लोगों को सब्सिडी दे रही है। इसी प्रकार सरकार कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर काफ़ी मात्रा में सब्सिडी प्रदान कर रही है। तो ये सब्सिडी की जो राशि है ये सरकार को वहन करनी पड़ती है और इससे सरकार को बड़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए भी सरकार को उदारीकरण की तरफ जाना पड़ा। अगला है हमारा चौथा पॉइंट, आर्थिक सहायता पर खर्च। सरकार को अनेक प्रकार की आर्थिक योजनाओं पर खर्च करना पड़ता है और इनमें से बहुत सी योजनाएं हैं जो सहायता के रूप में चालू की जाती है सरकार द्वारा। जैसे किसानों को कम ब्याज पर ऋण, गरीब लोगों को अनाज का वितरण। तो ये जो योजनाएं हैं, जैसे बीपीएल के लोगों को 2 रुपये किलो के हिसाब से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इन योजनाओं में सरकार को काफ़ी मात्रा में पैसा नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में खर्च करना पड़ता है। इसलिए सरकार को उदारीकरण की नीति को अपनाना पड़ा। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है विदेशी विनिमय की समस्या। भारत का इस दौरान लगातार सार्वजनिक उद्योगों में घाटा होने के कारण निर्यात लगातार गिरता गया, जबकि हमारा आयात लगातार बढ़ रहा था, जिससे विदेशी निवेश लगातार घटता जा रहा था। इसलिए भारत को उदारीकरण को अपनाना पड़ा। इन उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत को 1990 में उदारीकरण को अपनाना पड़ा और उसके द्वारा जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई वह ठीक थी। अब हमें अगला जो टॉपिक है हमारा सांप्रदायिकता और उसके कारण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सांप्रदायिकता है क्या। आज़ादी से पहले से ही भारत में सांप्रदायिकता को देखा जा सकता है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की, उनके बीच भेदभाव उत्पन्न करने की कोशिश की। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ और विभाजन के समय भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों के कारण भारत में हमेशा के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच एक दरार पैदा हो गई जो सांप्रदायिकता का
कारण बना। तो और इसके बाद अनेक बार ऐसे हमें सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे 2002 में गोधरा के दंगे, 1984 के सिख दंगे आदि। तो पहले हम सांप्रदायिकता का अर्थ स्पष्ट करते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ, जब कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी दूसरे धर्म से भेदभाव करता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, तो इस भावना को सांप्रदायिकता की भावना कहते हैं। या अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म के प्रति द्वेष भावना या घृणा रखना सांप्रदायिकता कहलाता है। यह सांप्रदायिकता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव ही सांप्रदायिकता कहलाता है। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और विभिन्न धर्मों की संस्कृति भारत लिए हुए है। इन धर्मों विभिन्नता में भी भारत में एकता पाई जाती है, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जो विभिन्न धर्मों के बीच आपसी द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न करने का कार्य करते हैं या सांप्रदायिकता बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब हम इन कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण है हमारा, वह है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, या फूट डालो और शासन करो की नीति। अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि भारत में राजा रजवाड़ों का शासन है और इन पर आसानी से राज किया जा सकता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना स्थापित करके और धीरे धीरे भारत के राजाओं को हराकर पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। पहली बार 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में भारत के सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। सभी धर्म के लोग भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराना चाहते थे। तो इसके बाद अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, वह नीति और तेज कर दी 1857 के बाद। प्रारंभ में अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं को आपस में लड़ाने का कार्य किया, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन शुरू कर दिया। अंग्रेज 1857 की क्रांति के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार मानते थे और इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को विभाजित करना शुरू कर दिया। लेकिन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में हिंदू राष्ट्रवाद देखने को मिला और अंग्रेजों ने अपनी नीति में बदलाव किया। अब अंग्रेज मुसलमानों को की तरफ झुकाव किया उन्होंने और हिंदुओं के प्रति उन्हें विभाजित करने लगे और इसलिए ही
मुस्लिमों को बढ़ावा देने के कारण मुस्लिमों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। और मुस्लिमों के हित के लिए कार्य करना आरंभ किया। इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप 1907 में हिंदुओं द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया और इस संगठन ने हिंदुओं के हितों को उठाना प्रारंभ किया और अब हिंदू और मुस्लिमों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या या घृणा का भाव बढ़ गया। इसके बाद भारत का विभाजन हुआ, लेकिन विभाजन में मुख्य भूमिका मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। द्विराष्ट्र सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने भारत को दो भागों में बांटने की मांग की। और इस द्विराष्ट्र सिद्धांत पर कार्य करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में भारत में पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट एक्शन सीधी कार्रवाई नाम से एक अभियान चलाया। और इस अभियान के तहत जहां मुस्लिम बहुल आबादी थी वहां हिंदुओं को मार दिया गया। तो इस से हिंदू और मुस्लिमों के बीच बाहरी तनाव पैदा हुआ और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। दूसरा हमारा जो है भारत का विभाजन, दूसरा पॉइंट है। जैसा कि हमने बताया कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। तो 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। जो हिंदू धर्म बाहुल्य क्षेत्र था वो भारत में रहा और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। विभाजन के समय या विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और पाकिस्तान में इन दंगों में लाखों की संख्या में हिंदू और सिखों को मार दिया गया। उनकी औरतों को बेइज्जत किया गया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी मुसलमानों को मारा गया और उनकी संपत्ति को लूटा गया। इस प्रकार हमेशा के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा हो गई जो सांप्रदायिकता का कारण है। तीसरा हमारा पॉइंट है धार्मिक कट्टरता। धर्म के आधार पर कट्टरता सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य करती है। विशेष तौर पर मुस्लिम धर्म में धर्म के आधार पर कट्टरता पाई जाती है और वो लोग अपने आप को दूसरे
धर्मों से अलग मानते हुए दूसरे धर्म के लोगों को अपना विरोधी मानते हैं, इसलिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। चौथा जो हमारा कारण है, सांप्रदायिक आधार पर दल। भारत में धर्म के आधार पर अनेक दलों की स्थापना की गई। इसमें है 1906 में मुस्लिम लीग, 1920 में अकाली दल, और इसके अलावा भी जो दल है वो जिसमें शिवसेना, और भारतीय जनता पार्टी का नाम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नियमों कायदों का समर्थन करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी एक धर्म के आधार पर पार्टी माना जाता है। तो ये जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग, अकाली दल, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी आदि, ये इनका स्थापना धर्म के आधार पर हुई और ये धर्म विशेष के हितों को बढ़ावा देने का कार्य करती है, इसलिए भी समाज में सांप्रदायिकता की स्थापना होती है, सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती है। जो पांचवा हमारा पॉइंट है वो है मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन। आज़ादी के पहले से ही मुसलमान आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, क्योंकि अंग्रेजों से पहले जो मुसलमानों का मुख्य कार्य था वो हाथ की कारीगरी था, और अंग्रेजों के भारत में आने के बाद इनका रोजगार समाप्त हो गया, और आज़ादी के बाद भी विभिन्न सरकारों द्वारा इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया, इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाया, इन्हें केवल वोट बैंक समझ के कार्य किया गया। तो आज भी ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण ये अपने आप को अन्य धर्मों से अलगाववाद की भावना महसूस करते हैं, जिसके कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। छठा जो हमारा पॉइंट है, राजनीतिक नेता। भारत में बहुत से ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। ये नेता, हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राजनीति पर सांप्रदायिकता का प्रभाव। भारतीय राजनीति को सांप्रदायिकता ने किस प्रकार प्रभावित किया है, ये हम इसमें स्पष्ट करेंगे। धर्म ने भारतीय राजनीति को काफी प्रभावित किया। सबसे पहला प्रभाव है हमारा धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों की स्थापना। जैसा कि मैंने पिछला टॉपिक में भी बताया है, सांप्रदायिकता के कारण भारत में धर्म के आधार पर अनेक राजनीतिक दलों का गठन हुआ, और जिनमें से मुख्य हैं मुस्लिम लीग, अकाली दल, और शिवसेना। ये दल धर्म के आधार पर गठित किए गए और ये धर्म विशेष के हितों के लिए कार्य करते हैं। मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना की गई और यह मुस्लिमों के लिए राजनीति करती है, मुस्लिमों के मुद्दे को उठाती है और मुस्लिमों का पक्ष रखती। अकाली दल की स्थापना 1920 के दशक में हुई और अकाली दल सिखों के
राजनीति करता है, सिखों के हितों की रक्षा के लिए यह कार्य करता है। शिवसेना जो कि महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी है, यह अपने आप को हिंदू समर्थक पार्टी मानती है और हिंदुओं के मुद्दों को उठाने का कार्य करती है। इस प्रकार से सांप्रदायिकता के कारण भारत में धर्म के आधार पर अनेक दलों का गठन हुआ और इन धर्म के आधार पर दलों के गठन होने के कारण भारतीय राजनीति में धर्म का प्रवेश हुआ। दूसरा जो कारण है हमारा, धार्मिक दबाव समूह का गठन। धर्म के आधार पर अनेक दबाव समूहों का गठन किया गया जो अपने धर्म के हितों की सुरक्षा का कार्य करते हैं। जैसे हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, अकाली फोरम, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट आदि। ये जो संगठन हैं, ये सभी धर्म विशेष के संगठन हैं। धर्म विशेष के लोगों ने इन संगठनों का निर्माण किया है और ये संगठन सरकार तक इन धर्म विशेष के मुद्दों और मांगों को पहुंचाने का कार्य करते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सरकार की नीतियों में धर्म विशेष के लिए नीतियों का निर्माण कराने में सहायक होते हैं। जो तीसरा हमारा जो प्रभाव है वो है धर्म पर आधारित राजनीति का विकास। सांप्रदायिकता के कारण भारतीय राजनीति में धर्म पर आधारित राजनीति का विकास हुआ। आज भारतीय राजनीति में धर्म के नाम पर उम्मीदवार उतारे जाते हैं और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। यह देखा जाता है कि किस चुनाव क्षेत्र में किस धर्म की संख्या अधिक है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में हिंदू धर्म के मतदाताओं की संख्या अधिक है तो वहाँ से हिंदू उम्मीदवार उतारने का कार्य किया जाता है और अगर किसी चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम धर्म के उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है तो उस चुनाव क्षेत्र से सभी पार्टियां मुस्लिम धर्म के उम्मीदवार को उतारने की कोशिश करती ताकि वह उम्मीदवार अपने धर्म विशेष के मतों से आसानी से जीत सके। और उम्मीदवार भी धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार करते हैं और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और धर्म के नाम पर ही मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश करते हैं। चौथा जो प्रभाव है हमारा वो है अलगाववाद की प्रवृत्ति का विकास। सांप्रदायिकता के कारण जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसमें अलगाववाद की प्रवृत्ति का विकास हुआ। जैसे भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी आदि। हमारा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां धर्म विशेष के लोग अपने आप को अलग क्षेत्र मानते हैं और धर्म के आधार पर ही क्षेत्र विशेष से अपने आप को अलग करने की मांग करते हैं। जैसा कि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम धर्म की बहुतायत है और वहाँ के लोग अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं और इसलिए वो आज़ादी के समय से ही अलग देश स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता अलगाववाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। पांचवा जो हमारा प्रभाव है मंत्रिमंडल पर प्रभाव। सांप्रदायिकता के कारण मंत्रिमंडलों का निर्माण होता है। जब नई सरकार का गठन होता है, अगर केंद्र सरकार का गठन होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह ध्यान रखता है कि सभी धर्मों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं, प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है या नहीं। इसी प्रकार जब राज्य सरकार का निर्माण किया जाता है
तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह देखता है कि उसके मंत्रिमंडल में सभी धर्मों को समान प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं मिला है। अगर किसी धर्म को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उसे मंत्रिमंडल में शामिल करने के निर्णय लिया जाता है। अगला जो हमारा प्रभाव है वो है असहनशीलता का विकास। सांप्रदायिकता के कारण विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच हिंसा या असहनशीलता का विकास हुआ है। आज छोटे छोटे कारणों से दो धर्मों के लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं और ये छोटे छोटे झगड़े शीघ्र ही सांप्रदायिक दंगों का रूप धारण कर लेते हैं। 1961 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू और मुस्लिम धर्म के छात्रों के बीच किसी विषय पर झगड़ा हो गया और इस झगड़े ने शीघ्र ही सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया और ये दंगे पूरे भारत में फैल गए। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता ने विभिन्न धर्मों के बीच असहनशीलता को बढ़ावा दिया है, घृणा को बढ़ावा दिया है। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आज हमने जो टॉपिक्स कराए हैं उनमें जो हमारे बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं या बोर्ड के लिए बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक कराया था वो था उदारीकरण और उसकी आवश्यकता। तो पहला प्रश्न हमारा बनेगा उदारीकरण क्या है और उदारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा प्रश्न हमारा बनेगा सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता के कारणों का वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न जो हमारा इन टॉपिक में बनेगा वो है सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीति पर प्रभावों का वर्णन कीजिए या सांप्रदायिकता के भारतीय राजनीति पर कौन से प्रभाव पड़ते हैं। आज का हमारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। धन्यवाद।